ऑफिस से बाहर आने के बाद तेजी से कॉरिडोर में चलती हुई आगे बढ़ रही थी कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। मैं अचकचाकर पीछे मुड़ी। हेलो स्वीटहार्ट, बड़ी जल्दी में हो? मेरा हाथ छोड़ो साक्षी, मैंने गुस्से में कहा, मगर उसने छोड़ने के बदले और ज्यादा तेजी से मेरा हाथ मरोड़ते हुए कहा, हैरी से दूर रहो, समझी? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे हंसी आ गई। खुद पूरी बास्केटबॉल टीम के साथ फ्लर्ट करने वाली लड़की मुझे धमकी दे रही थी। सबसे बड़ी बात ये कि खुद को कॉलेज की ब्यूटी क्वीन समझने वाली लड़की को मुझसे डर लग रहा था। मैं तुम्हारी तरह फ्लर्ट नहीं हूं साक्षी। डोंट बी सो स्मार्ट, सबको पता है कि तुम मेरे हैरी को पसंद करती हो। दोबारा अगर उसके पास भी। बस अब ये बहुत ज्यादा हो रहा था। मैंने एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसे धकेलते हुए कहा, तुम्हें जो समझना है समझो। एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह अपने बॉयफ्रेंड को धोखा तो नहीं देती। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई। पीछे से साक्षी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अपना बॉयफ्रेंड कहने की? मैंने उसे इग्नोर किया और भीड़ में चारों तरफ नजर दौड़ाने लगी। फाइनली मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड दिख गई। हमेशा की तरह अपनी ही धुन में मस्त वो फोन में खोई थी। वो लॉकर के सामने खड़ी मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसके पास जाकर पीठ पर एक चपत लगाते हुए मैं सीधे अपना लॉकर खोलने लगी। मुझे आया देख उसने झट से ईयरफोन निकाल दिए और बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देखने लगी। जैसे अब मैं उसे अपनी और उस जल्लाद की प्यार भरी बातें सुनाऊंगी। मैंने लॉकर में से सिर्फ 2 बुक्स बाहर निकाली जिन्हें मुझे आज रात को पढ़ना था और बाकी सारा सामान अंदर डाल दिया। मेरी तरफ से कोई जवाब न पाकर उसने मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमाया और फाइनली पूछ ही डाला, बता ना क्या हुआ ऑफिस में? मैंने एकदम झल्लाते हुए कहा, प्रपोज कर दिया उसने मुझे। और कुछ जाना है तुझे? इतना सुनना था कि जूली वहीं लॉकर रूम की जमीन पर बैठ गई और दहाड़ मार मार कर रोने लगी। आए रब्बा, दिल तोड़ दिता हुन असी जिंदा रह के की करांगा। आयो रब्बा उठा ले मैनू, नहीं जीना, मैनू नहीं जीना। अब इस सिचुएशन को तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। हे भगवान, तूने सारे पागलों को इकट्ठा कर सीधा मेरी जिंदगी में ही फेंका था क्या? मैंने उसके सिर पर एक थप्पड़ मारते हुए उसे उठाया और चिल्लाई, चुप हो जा नौटंकी। और मैंने उसके हाथ में अपनी डायरी दे दी। ये मुझे क्यों दे रही है? याद है कल हॉल में दौड़ते हुए हम दोनों तेरे प्यार अमृतसर से टकराए थे? हम दोनों गिर गए, हमारी सारी बुक्स गिर गई थी और वो जैसे पत्थर का आदमी, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ था। गिरना तो दूर, हिला तक नहीं वो। गेस व्हाट, ये सारी चीजें मैंने उठा ली। बस एक चीज रह गई मेरे से और वो मेरे बदले उसने उठाई थी। ओह, क्या क्या ये डायरी? कहते हुए हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। ये तो सियापा हो गया। पर मैनू पता है अमर सर ने तेरी डायरी बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी। ओ दूसरों की प्राइवेसी में दखल नहीं देते। ये सुनकर मैंने उसे गुस्से में घूरा। ऐसे क्यों देख रही है? पढ़ ली क्या उन्होंने? यही तो प्रॉब्लम है तेरे अमर सर की। ये जानते हुए भी कि ये किसी की पर्सनल डायरी है, उन्होंने इसे खोला भी और पढ़ा भी। मैंने लगभग अपने सिर के बाल नोचते हुए कहा। तभी मेरा फोन वाइब्रेट होने लगा। पापा का मैसेज था। अनु, तुम्हें याद है ना, आज हमें सक्सेना से मिलने जाना है। मैंने ड्राइवर को तुम्हें लाने के लिए भेज दिया है ताकि तुम समय से पहुंच सको। अपनी कार की चिंता मत करना, वो मैं बाद में ड्राइवर से कहकर घर वापस मंगवा लूंगा। ए भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। आज रात मुझे एक और नमूने से मिलने जाना था। ओके जूली, मुझे जल्दी घर जाना होगा, पापा मेरा वेट कर रहे हैं। ओके, ख्याल रख। इतना कहकर वो वापस अपने फोन में खो गई। पिछले कुछ दिनों से वो कुछ ज्यादा ही चैटिंग करने लगी थी। हालांकि वो मुझसे कोई बात छुपाती नहीं थी, मगर इस बार उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। हे वेट, कहीं वो उस जल्लाद से तो बातें नहीं करने लग गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तेजी से पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ी।
वहाँ ड्राइवर खड़ा पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही उसने फौरन आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोल दिया। मेरे बैठते ही गाड़ी सरपट पारेख मैंशन की तरफ दौड़ पड़ी। अनु, जल्दी तैयार हो बेटा, हमें देर हो रही है। पापा ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए आवाज लगाई। बस आई पापा, कहते हुए मैं अपने रूम से बाहर आ गई। पापा ने एक सरसरी सी नजर मुझ पर डाली और बोले, बहुत प्यारी लग रही हो। मैं जवाब में बस मुस्कुरा दी। मैंने आज हर वो कोशिश की थी जिससे मैं बिल्कुल बोरिंग लड़की दिख सकूं। मैंने एक ओल्ड फैशन टाइप वाइट कॉलर का सलवार कमीज पहना। मेकअप तो दूर की बात है, मैंने नॉर्मल क्रीम तक यूज करना जरूरी नहीं समझा। नो लिपस्टिक, नो ज्वेलरी, नो हेयर स्टाइल, जस्ट सिंपल पोनीटेल। हाँ, लिप ग्लॉस जरूर लगाया ताकि ड्राइनेस के मारे मेरे लिप्स क्रैक ना हो जाएं। मुझे ये बताने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि मेकअप के बाद भी मैं बकवास ही दिखती हूँ। ऐसे में विदाउट मेकअप फेस लेकर जाने से बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकता था। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी सिचुएशन में उस जूनियर सक्सेना को मेरे पे क्रश आ जाए और वो मुझसे शादी के लिए हाँ कर दे। अब मेरे इस हुलिये को देखकर वो डेफिनेटली खुद ही मुझे रिजेक्ट कर देगा। ये सोचकर मुझे तसल्ली मिल रही थी। हम दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी इवनिंग सनशाइन की तरफ तेजी से दौड़ पड़ी थी। पापा ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे सच में बहुत खुशी है कि तुम उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपना सिर उनके कंधे से टिकाते हुए कहा, कम से कम आपके लिए और हमारी कंपनी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। और वैसे भी ये तो बस एक फॉर्मल मीटिंग है, कौन सा आज आप मेरी एंगेजमेंट करने वाले हैं, है ना। मेरी ये बात सुनकर पापा थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए थे, मगर खुद को संभालते हुए उन्होंने एक स्माइल दी और बोले, बिल्कुल। आधे घंटे के अंदर हम दोनों इवनिंग सनशाइन के सामने थे। बताने की जरूरत नहीं है कि ये सक्सेना का ही रेस्टोरेंट था, जिसका इस्तेमाल वे बिजनेस मीटिंग्स के लिए बखूबी किया करते थे। ये रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा था और खूबसूरत भी। मेन गेट से लेकर पूरे रास्ते तक खूबसूरत पेड़ लगाए गए थे, जिन पर इस वक्त रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थीं। हॉल के दरवाजे पर एक वेटर खड़ा हमारा इंतज़ार कर रहा था। उसने पूरे उत्साह के साथ हमारे लिए दरवाज़ा खोला और हमें लेकर एक प्राइवेट रूम में पहुंच गया। हमने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, एक बेहद खूबसूरत दिखने वाली औरत ने हमारा वेलकम किया। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, तुम अनु हो ना, कितने सालों बाद देखा है तुम्हें। तभी एक आदमी अंदर आया और उसने आते ही पापा को गले लगाते हुए कहा, आखिर इतने सालों बाद तू वापस आ ही गया। तो ये मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना थे। उम्र को धता बताते हुए दोनों ही कमाल के खूबसूरत कपल दिख रहे थे। अब जब बाप इतना स्मार्ट है तो बेटा कितना होगा। एक पल को मुझे अपने विदाउट मेकअप आने पर थोड़ा सा पछतावा भी हुआ, मगर फिर मैंने अपने दिल को समझाया और अपने हैरी पर फोकस किया। फिलहाल मेरे लिए उससे ज़्यादा हैंडसम इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं और पापा दोनों ही इस उम्मीद में थे कि अब कोई तीसरा शख्स भी हमारी नज़रों के सामने आएगा। मिसेस सक्सेना मुस्कुराते हुए बोली, राज अभी आता ही होगा, आप लोग प्लीज बैठिए। पापा ने खुश होते हुए कहा, इतने सालों से नहीं देखा मैंने उसे देखकर यकीनन अनु को भी बहुत खुशी होगी, है ना अनु। जवाब में मैं बस मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त निकल चुका था, मगर मिस्टर जूनियर सक्सेना उर्फ राज जी को अभी तक घर आने की फुर्सत नहीं मिली थी। पापा और मिस्टर सक्सेना अपने बिजनेस से रिलेटेड बातें करने में बिजी थे, जिनमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो मैं चुपचाप एक साइड बैठी, कानों में ईयरफोन घुसाए गाने सुन रही थी। तभी मिस्टर सक्सेना का फोन बजने से हम सबका ध्यान टूटा। राज का ही है, मैं बस 1 मिनट में आया।
कहते हुए वो डाइनिंग एरिया से निकल गए। मिसेस सक्सेना ने मेरे पास आकर बैठते हुए कहा, सॉरी अनु, मेरे बेटे की वजह से तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है। आने दो, उसे तो मैं पक्का डांट लगाऊंगी आज। ये सुनकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। इट्स ओके आंटी। हालांकि इसे पूरी तरह झूठ भी नहीं कह सकते। मैं तो मन ही मन मना ही रही थी कि उस राज का पर्दाफाश ना ही हो तो बेहतर है। ना वो मुझसे मिले, ना शादी की नौबत आए। हालांकि एक सच तो ये भी था कि मिस्टर सक्सेना को देखने के बाद अब मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी की लहर दौड़ गई थी। आखिर कौन है ये जूनियर सक्सेना? कमाल की बात, इंडिया की लीडिंग लैंड डेवलपर्स ग्रुप के इस होने वाले मालिक के बारे में गूगल बाबा को भी कुछ पता नहीं था। कहीं कोई न्यूज़ नहीं, कोई तस्वीर नहीं। हार कर मैंने उसका इंतज़ार करना ही बेहतर समझा। मिसेस सक्सेना फिर से बोल उठी, राज बहुत ही शर्मीला लड़का है। वो नहीं चाहता कि लोग उसे HR प्रॉपर्टीज़ के वारिस के रूप में पहचाने। आखिरी बार वो पब्लिकली सबके सामने सुर्खियों में तब आया था जब वो 3 साल का छोटा बच्चा था। इसलिए तुम्हें उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर नहीं मिलेंगी। वो बहुत ही मिलनसार स्वभाव का है। मुझे पूरा विश्वास है तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगे। कहकर वो फिर मुस्कुराई। तभी मिस्टर सक्सेना अंदर आते हुए बोले, वो बस कुछ ही मिनटों में यहाँ आ रहा है। JPR, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुझे इतना वेट करना पड़ा। जितनी मुझे जानकारी है उसके मुताबिक हम लड़कियां तैयार होने में घंटों लगाती हैं, क्योंकि हमें मेकअप से लेकर हेयर स्टाइल, एक्सेसरीज और ड्रेस तक को मैनेज करना पड़ता है। लड़कों का क्या है, बालों में कंघी घुमाई, हेयर जेल लगाया, नहाने तक की जरूरत नहीं, बस एक्स परफ्यूम की पूरी बोतल छिड़क लो, हो गई तैयार। मगर ये जूनियर सक्सेना उर्फ राज महाशय तो हम लड़कियों से भी ज्यादा आगे पहुंचे हुए मालूम पड़ रहे थे। मैंने इमेजिन किया कहीं अगर गलती से हमारी शादी हो गई तो मैं बैठकर घंटों उसका इंतजार किया करूंगी और वो 3-4 घंटे तो आराम से तैयार होने में लगाएगा। पापा और मिस्टर सक्सेना एक बार फिर से अपने बिजनेस डिस्कशन में डूब चुके थे। मैं अब तक बुरी तरह पक चुकी थी। मैं रेस्टरूम में जा रही हूँ, कहते हुए मैं दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही मैंने उसे ओपन किया, मानो दुनिया का 8वां अजूबा मेरे सामने खड़ा था। हैरी, तुम यहाँ? इस वक्त मुझे अपने पापा पर इतना प्यार आ रहा था, इतना प्यार आ रहा था कि मैं मेजरमेंट करके बता नहीं सकती। उन्होंने हैरी को मेरे लिए चुना है। ओह माय गॉड! मैं तो 2 सेकंड के अंदर ही शादी से लेकर हनीमून तक के सपनों में खो गई थी। लेकिन अगर हैरी नहीं माना तो वो तो साक्षी से प्यार करता है ना। अरे मुझसे कैसे नहीं मानेगा? मैं खुद ही पंडित जी को पकड़ कर ले आऊंगी और उसे पकड़कर घसीटते हुए मंडप तक ले जाऊंगी और जबरदस्ती हैरी से शादी करूंगी। आखिर मेरी कंपनी के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? और ये सब मैं अपनी खुशी के लिए थोड़ी कर रही हूँ, पापा की खुशी के लिए कर रही हूँ, यू नो। तभी हैरी की आवाज सुनकर मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। अनाया, तुम यहाँ पर? मैंने एक बार मुड़कर पीछे देखा। सबके चेहरे पर उलझन वाले भाव थे। उप्स, शायद मैं गलत रूम में आ गया हूँ, सॉरी गाइस। कहते हुए हैरी वहां से बाहर चला गया। मेरे सपनों का महल भरभराकर गिर चुका था। तो वो राज नहीं है? वो भी कैसे सकता है? मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। वो तो हैरी है, हरीश गोयल। ओह! मैंने अपना सिर झटका और इस बार सीधे दरवाजे से बाहर आकर लॉन में टहलने लगी। कानों में ईयरफोन लगाए मैं यहाँ वहाँ की सजावट देख रही थी। तभी अचानक मेरा पैर एक छोटे से गड्ढे में पड़ा। हाई हील्स पहनने की आदत तो थी नहीं जो संभाल पाती, लेकिन इससे पहले कि मैं नीचे गिरती किसी ने मुझे संभाल लिया। थैंक्स बोलते हुए जब मैंने उस इंसान की तरफ देखा तो मुझे यहाँ दूसरा झटका लगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही सवाल मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ मिस पारेख। ग्रेट! अब अगर कोई मुझसे ये कह दे कि हमारी पूरी यूनिवर्सिटी आज की रात इवनिंग सनशाइन में पार्टी कर रही है, तो भी अब मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा।
मेरा पहले से मूड खराब था। अब इस जल्लाद के साथ बहस कर डिप्रेशन में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, सो मैं वापस जाने को मुड़ी। तभी मुझे तीसरा झटका लगा और मैं दर्द से कराहते हुए वापस जमीन पर बैठ गई। मेरा पैर पूरी तरह मुड़ गया था और मैं चल ही नहीं पा रही थी। अमर खींचते हुए बोला, सच अ केयरलेस गर्ल। चलो मैं छोड़ देता हूँ। मैं अपने आप जा सकती हूँ, आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। ओके मिस पारेख, आप चलिए, मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने फिर कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं था। मैं एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। आखिर में मैंने हार कर अमर सर की तरफ देखा और वो सहारा देकर मुझे चलने में मदद करने लगे। मगर इस स्पीड से शायद मुझे 1 घंटा लग जाता डाइनिंग एरिया में पहुंचने में। अचानक मुझे चौथा झटका लगा जब अमर सर ने एक झटके से मुझे गोद में उठाया और बोले, देखो मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, अपना रूम नंबर बताओ और मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। मैं विरोध करने की सिचुएशन में थी भी नहीं। साथ ही मेरे मन में ये विचार भी आया कि मुझे ऐसे अमर सर के साथ आया देखकर होपफुली मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना इस शादी से इनकार कर दे। ये सोचकर मैंने कोई विरोध नहीं किया और उनको अपना रूम नंबर बता दिया। वो फौरन मुझे लेकर कमरे तक आए और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही रूम में एंट्री की, सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। अमर सर अब भी मुझे वैसे ही उठाए खड़े थे। यार जेपी मुबारक हो यार, बच्चे तो पहले से ही एक दूसरे को जानते, तो अब मैं ये रिश्ता पक्का ही समझूं। इतना सुनना था कि मुझे 5वां और सबसे भयानक वाला झटका लगा। मुझसे ज्यादा बड़ा शौक शायद अमर सर को लगा था, क्योंकि ये बात सुनते ही मैं उनके हाथ से छूटकर सीधे जमीन पर गिर गई। आउच! अरे संभालो बेटा। मैं पापा की बगल में बैठने जा ही रही थी मगर उन्होंने मुझे और अमर सर को एक साथ बैठा दिया और बोली, दोनों बच्चे साथ में कितने अच्छे लगते हैं। मॉम डैड, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। अनाया के पैर में मोच आ गई है, सिर्फ इसलिए मुझे उसे उठा कर लाना पड़ा। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो? बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं मिस पारेख को, ये मेरी स्टूडेंट हैं और ये मेरे मैथ्स टीचर हैं। अब शॉक्ड होने की बारी हमारे पेरेंट्स की थी। तुम विश्व भारती में पढ़ती हो? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। फिर से कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। किसी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। आखिर में अमर सर ने ही चुप्पी तोड़ी। मॉम डैड, जो आप लोग चाहते हैं वो इम्पॉसिबल है। मैं जानता हूँ ये मीटिंग इसलिए थी ताकि हम दोनों एक दूसरे को जान सके, मगर अब मैं डिसीजन ले चुका हूँ। अनाया मेरी स्टूडेंट है और उसके साथ शादी करना तो बहुत दूर की बात है। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। यूनिवर्सिटी को 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझ पर एक्शन लेने में। मेरी जॉब चली जाएगी। मुझे लगा शायद ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी, मगर मैं गलत थी। प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई थी। मिस्टर सक्सेना, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे, वो बोले, तो फिर कल ही रिजाइन कर दो। वैसे भी HR प्रॉपर्टीज का होने वाला मालिक किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग की जॉब करे, ये मुझे कभी पसंद नहीं था। व्हाट? मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, वो भी इस बेवकूफ और बदतमीज लड़की से शादी करने के लिए? आर यू सीरियस? इतना सुनना था कि मेरा हाथ घूमा और मैंने एक मुक्का अमर सर के हाथ पर दे मारा। वो अलग बात है कि चोट मुझे ही लगी, उस पत्थर पर कोई असर तो होना नहीं था। मैं गुस्से में उसके सामने आते हुए बोली, मैं बेवकूफ हूँ? वेल मिस्टर अमर, सॉरी मिस्टर राज सक्सेना, हाँ, ना तो ये आपकी क्लास है और ना ही मैं अभी आपकी स्टूडेंट हूँ, तो अभी आपके लेक्चर मैं नहीं सुनने वाली। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आप बिल्कुल यूजलेस टीचर हैं। आपकी वजह से मैं बार बार मैथ्स में फेल होती हूँ। और फिर पापा, आपको एज डिफरेंस नहीं दिख रहा? अमर सर कम से कम 27 के होंगे और मैं अभी 21 की भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट 26 मिस पारेख। व्हाटएवर, मैंने भी उसी टोन में जवाब दिया। अमर ने कुछ और बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि पापा ने अपना हाथ टेबल पर मारा
जो हमारे लिए चुप हो जाने का इशारा था। हम दोनों ही किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह शांति से बैठ गए। तुमने खुद कहा था तुम्हें अपनी एज के लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे लगा राज तुम्हारे लिए सही रहेगा। और पापा, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप मेरे टीचर से मेरी शादी करवा दें। मैंने लगभग रुआसा होते हुए कहा। मिसेस सक्सेना परेशान होती हुई बोली, राज बेटा, दरअसल बात यह है कि जैसे ही तुम दोनों मिलने को राजी हुए थे, हमने उसी वक्त शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। यहाँ तक कि सबको इनविटेशन भी जा चुके हैं। तो अब ये सब किसी भी तरह वापस नहीं हो सकता, बहुत बदनामी हो जाएगी। मुझे आज इतने झटके लग चुके थे कि अब मुझे नंबर याद भी नहीं आ रहा था। मैंने पापा की तरफ देखा, वो मुझसे नजर नहीं मिला रहे थे। आपने प्रॉमिस किया था मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। सॉरी अनु। वो बस इतना ही कह पाए। अमर ने फ्रस्ट्रेशन में खड़े होते हुए कहा, ये बेवकूफ़ी से ज्यादा और कुछ नहीं है। सारी खिचड़ी जब आप सबने पका ही रखी है तो हमें यहाँ क्या करने को बुलाया था? टेस्ट भी खुद ही कर लेना था। मैं अब और नहीं रुक सकता यहाँ। अनु बेटा, हमारा इरादा तुम दोनों को धोखा देना नहीं था, बस हमें लगा कि शायद यही तुम दोनों के लिए सही होगा। मैंने उनका हाथ झटकते हुए कहा, हमारे लिए या आप लोगों के बिजनेस के लिए? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ठीक है, वो पापा है मेरे, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन इस समय मेरा उनसे नाराज होना बिल्कुल जायज था। उन्होंने न केवल अपना प्रॉमिस तोड़ा बल्कि झूठ भी बोला। सारे डिसीजन वो पहले ही ले चुके थे और अब मुझे बस निर्णय सुनाया जा रहा था, वो भी इस तरह। मैं भी वहां से बाहर आ गई। इससे पहले कि मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकलती, मुझे अमर सर वहां लॉन में दिखे, जो चुपचाप एकटक आसमान की तरफ देखे जा रहे थे। मैं चुपचाप जाकर उनकी बगल में खड़ी हो गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, यहाँ क्यों आई हो अब? मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आई एम सॉरी अंदर, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए। आप सचमुच बहुत अच्छे टीचर हैं, कमी मुझ में है, आप में नहीं। मुझे भी माफ़ कर दो, मैं भी वो सब नहीं कहना चाहता था। बस मुझे ये सुनकर गुस्सा आ गया कि हमारी शादी कराने के लिए मेरे पेरेंट्स मेरी जॉब तक छुड़वाने को तैयार हैं। क्या ये लोग सच में हमारी शादी को लेकर इतने सीरियस हैं? मेरे पेरेंट्स हमेशा सीरियस ही रहते हैं। जो भी वो एक बार ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। सो मिस पारेख, मैं ये मान चुका हूँ कि हमारी शादी अब होकर ही रहेगी। आप भी मान लें तो बेहतर होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर उन्हें शादी से ऐसा क्या मिल जाएगा? मार्केट में इतनी सारी कंपनीज मौजूद हैं जो एक दूसरे से पार्टनरशिप कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं, मगर वो तो अपने बच्चों की शादी नहीं करवा रहे। इन्हें पार्टनरशिप ही करनी है ना, तो कर ले। हमारी शादी करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? शायद उन्हें लगता है कि मुझे सबको कंट्रोल करने की आदत है और तुम इकलौती ऐसी लड़की हो जिससे कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं। मैं जितनी परफेक्शन से हर काम को करता हूँ, तुम उतनी ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो। तो इस तरह सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। सो वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। क्या मतलब? सिंपल, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। इतनी परफेक्शन के साथ अभी अभी जो आपने मेरी इंसल्ट की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मजाक कर रहा था ताकि तुम रोना बंद करो। आपने टीचिंग करियर क्यों चुना जबकि आप ऑलरेडी एक $1 बिलियन कंपनी के मालिक हैं? डोंट टेक दिस इन अ रॉन्ग वे। ऑफ कोर्स टीचिंग एक अच्छा और रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी इतना सब कुछ है तो फिर इतनी मेहनत क्यों? मैंने देखा मेरे इस सवाल पर उनका चेहरा कुछ मुरझा सा गया था। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, शायद मैंने गलत सवाल कर दिया था। थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोले, मेरी छोटी बहन को इस बिजनेस से नफरत है। उनका मूड खराब होते देख मैंने बात को बदलते हुए कहा, अब इस जबरदस्ती की शादी का क्या करना है? अगले पल जो हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अमर सर मेरी तरफ मुड़े, दोनों हाथों से पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरी आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से बोले, करना क्या है? मेरे जैसे नीली आंखों वाले क्यूट क्यूट बच्चे पैदा करेंगे, क्या पता हमें ट्विंस ही हो जाएं। कहते हुए उन्होंने अपनी एक आंख दबा दी। मेरे चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर उनकी हंसी छूट गई।
मुझे वापस पीछे धकेलते हुए वो बोले, शक्ल देखो अपनी, कितना ब्लश कर रही हो। मुझे पता है वो मेरी डायरी की बातें याद कर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मगर उनके मुंह से ये बात सुनकर सच में मेरी जान हलक में आ गई थी। मैंने तुरंत अपने हाथ अपने गालों पर लगाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, वो सब बस एक मजाक था। फिर वो मेरे सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोले, अपने इस नन्हे से दिमाग पर ज्यादा प्रेशर मत डालो, ब्लास्ट हो जाएगा। अब अंदर चलो, यहाँ ठंड बढ़ रही है और हमारे वहाँ से इस तरह चले आने के बाद रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। अमर सर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर वापस डाइनिंग एरिया में आ गए। जैसे ही हमने रूम में एंट्री मारी, सबकी नजर हमारे हाथों पर ही गई। तो क्या डिसाइड हुआ? अमर सर ने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया। जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा कुछ नहीं हो सकता और ये हमारा फाइनल डिसीजन है। तो तुम भी सुन लो राज, तुम अनाया से शादी कर रहे हो एंड दैट्स फाइनल। इनफैक्ट आज और अभी यहाँ तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है। मैंने पापा की तरफ देखा और मुझे उनकी आंखों में सिर्फ बेबसी नजर आई और आखिर में जब मैं इवनिंग सनशाइन से बाहर निकली तो मेरे हाथों में एक डायमंड रिंग चमक रही थी। अमर सर बुक स्टोर की तरफ बढ़ गए और मैं और तनु परफ्यूम्स देखने लगे। काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के कलेक्शन वहाँ मौजूद थे, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा लेना है। तभी अचानक तनु मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अनाया। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। वो बहुत सीरियस नजर आ रही थी। अनाया, मैं जानती हूँ कभी कभी राज सबके साथ बहुत रूडली बिहेव करता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस दुनिया में अपने भाई से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ अभी तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मगर मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द तुम्हें भी उससे प्यार हो जाएगा। वो है ही इतना स्वीट। जानती हूँ मैं पेरिस क्यों गई थी? मॉडलिंग के लिए। अभी कुछ देर पहले ही तुमने बताया। नहीं, मैं पेरिस इसलिए गई थी ताकि यहाँ जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था उसे भूल सकूं। मैं किसी से बहुत प्यार करती थी अनाया, और उसने भी मुझे यकीन दिलाया कि वो भी मुझे उतना ही प्यार करता है। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी इस रिश्ते के लिए तैयार थे, मगर बाद में मुझे पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहा था। मैं बहुत बुरी तरह टूट गई थी अनाया, इसलिए मैंने अपना ध्यान मॉडलिंग पर लगाया और पेरिस चली गई। ये सब बताते हुए मैं तनुजा के चेहरे पर दर्द साफ साफ देख सकती थी। वो आगे बोली, मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई भी इसी दर्द से गुजरे, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर कभी राज तुमसे कहे कि वो तुम्हें पसंद करता है तो जो कुछ भी तुम्हारे दिल में उसके लिए हो उसे साफ साफ बता देना। उसे कभी अंधेरे में मत रखना। वो अपने रिलेशनशिप में पूरी तरह ईमानदार है। मैं जानती हूँ उसे, अगर वो ये शादी करेगा तो उसे दिल से निभाएगा। मुझसे वादा करो अनाया, तुम कभी उससे झूठ नहीं बोलोगी। पक्का वादा, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मगर अंदर ही अंदर मुझे गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि मैं हैरिस से प्यार करती थी और अमर सर के लिए मेरे मन में कुछ भी नहीं था। ना ही मुझे उम्मीद थी कि फ्यूचर में भी कभी ऐसा कुछ होगा। मैं गारमेंट सेक्शन में जा रही हूँ। ओके, मैं कॉस्मेटिक सेक्शन में हूँ। मुझे तनु से झूठ बोलकर बुरा लग रहा था। अगर मैं उसके साथ रहती तो या तो सच बोल देती या फिर गिल्टी फील करके रोने लग जाती, इसीलिए मैं उससे अलग इस सेक्शन में आ गई। नो बेबी, ये वाला मुझ पर ज्यादा सूट करेगा। किसी लड़की की खिलखिलाहट के साथ ये जानी पहचानी सी आवाज मुझे सुनाई दी और मेरे कान खड़े हो गए। मैंने तुरंत उस तरफ देखा और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, साक्षी। मैं तुरंत वहीं कपड़ों के एक रैक के पीछे छुपकर उसे देखने लगी। दरअसल इस गारमेंट सेक्शन को 2 पार्ट में बांटा गया था। वो दूसरी तरफ एक लड़के के साथ थी। साक्षी की पीठ मेरी तरफ थी और वो उस लड़के से इस कदर चिपकी हुई थी कि मैं उसका चेहरा ही नहीं देख पा रही थी। आखिर है कौन ये बंदा? हैरी? जब मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैं एक और शेल्फ के करीब चली गई। वो मुझे देख न ले इसलिए मैंने वहीं पड़ा एक कपड़ा उठाकर अपने चेहरे के आगे किया और उसी आड़ से उन दोनों को देखने लगी। मेरी कोशिश रंग लाई और फाइनली मुझे उस आदमी का चेहरा दिख गया। मैं शॉक्ड रह गई ये देखकर कि साक्षी और किसी के साथ नहीं बल्कि हमारे केमिस्ट्री टीचर
मिस्टर स्वप्निल घोष के साथ इस शॉपिंग मॉल में इश्क फरमा रही थी। वो केमिस्ट्री टीचर जिनकी मैं फैन हुआ करती थी, उनके साथ। गॉड, मैं अभी इस झटके से उबरने की कोशिश कर ही रही थी कि किसी ने मुझे कंधे पर टैप किया। अबे देखने देना, कहते हुए मैंने उसका हाथ झटक दिया, मगर फिर दोबारा किसी ने जरा जोर से मुझे टैप किया। अब की मैं खींच कर उसकी तरफ मुड़ी और दबी आवाज में बोली, क्या है? मगर सामने देखते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अमर सर हाथ बांधे खड़े मुझे देख रहे थे। क्या कर रही हैं आप यहाँ मिस पारेख? गारमेंट्स देख रही थी। एनी प्रॉब्लम? अमर सर की नजर सीधा फिसलकर मेरे हाथों पर गई और उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में हवा में अपना हाथ लहराते हुए कहा, ये मेंस अंडरगारमेंट सेक्शन है मिस पारेख। अब मेरी नजर अपने हाथ में पकड़े हुए कपड़े पर गई। मेंस अंडरवेयर, बस यही कमी रह गई थी। अब मन तो हो रहा था कि सिर पटक दूं दीवार पर, मगर तभी मुझे एक और दिव्य ज्ञान मिला कि नर्वसनेस में इंसान अक्सर कुछ ऐसा बोल जाता है जो सिचुएशन को सही करने के बदले और खराब करने का काम करती है। तो क्या प्रॉब्लम है? आपके लिए देख रही थी मैं। बोल तो दिया मैंने, मगर अंदर ही अंदर मेरी आत्मा चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और मेरी जुबान को इस बयान के लिए एक साथ हजारों गालियां दे रही थी। अमर सर ने मुझे हैरानी से ऐसे घूरा जैसे मैं कोई एलियन हूं। आई एम श्योर आपको फिट आएगी ये। अब की मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से बोला। अमर चलाते हुए, क्या बेहुदा मजाक है ये? मजाक क्यों? आप अंडरवेयर नहीं पहनते क्या? अमर सर झल्लाते हुए मेरी तरफ बढ़े और मैं घबराहट में 2 कदम पीछे हट गई। तभी फर्श पर पड़े कालीन में मेरा पैर फंसा। मेरा बैलेंस जैसे ही बिगड़ा, मैंने शेल्फ को पकड़ने की कोशिश की और फिर पूरी की पूरी शेल्फ कपड़ों समेत दूसरे साइड गिर पड़ी और कपड़ों के ढेर में से निकले 4 लोग मेरे ठीक सामने साक्षी पड़ी करा रही थी। मुझ पर नजर पड़ते ही वो चिल्लाई, यू बहन जी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? जासूसी कर रही हो मेरी? वैसे मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी साक्षी। मैंने तंज कसा। अनाया चलो यहाँ से। लुक हु इज टॉकिंग, कहते हुए साक्षी हंसी। मिस्टर घोष बड़े गौर से मुझे और अमर सर को देख रहे थे। सर ने मुझे उठने में मदद करते हुए उनको हेलो बोला और उन्होंने बड़ी बेशर्मी से वापस साक्षी की कमर में हाथ डाल दिया। मैंने साक्षी को चुप देखकर कहा, तो अब तुम हमारे केमिस्ट्री टीचर को डेट कर रही हो? मन भर गया तुम्हारा हैरी से? अमर सर की पकड़ मेरे हाथ पर मजबूत हो गई थी, मानो वो मुझे चुप होने का इशारा कर रहे हो, मगर मेरा खून खौल रहा था। मैं जो भी हूँ सबके सामने हूँ, कम से कम अच्छी लड़की होने का ढोंग करके अपने मैथ टीचर को डेट तो नहीं कर रही ना? साक्षी ने मुझ पर तंज कसा। बस बहुत हो गया, जो होना था हो चुका। हम सब की बेहतरी इसी में है कि जो भी हुआ उस पर सब लोग अपना मुंह बंद रखें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर शायद किसी और को है मिस्टर घोष। आपकी तो शादी हो चुकी है ना सर, हमारी म्यूजिक टीचर मिस वीना से? मैंने एक तरह से उन्हें धमकाते हुए कहा। अमर सर ने मुझे घूर कर देखा, मगर मैंने उनको पूरी तरह इग्नोर किया। इससे आपका कोई वास्ता नहीं है मिस। बस बहुत हो गया, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। ना तो हमने आपको देखा है और ना ही आपने हमें। हैव अ गुड डे मिस्टर घोष। कहते हुए सर ने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुझे खींचते हुए वहां से बाहर लेकर जाने लगे। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर हमेशा की तरह बेकार। जाते जाते मैं साक्षी पर चिल्लाई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तरफ तो मेरे हैरी को धोखा दे रही हो और ऊपर से किसी की शादीशुदा जिंदगी में भी आग लगा रही हो। चुप हो जाओ अनाया प्लीज। वो मुझे खींचते हुए चिल्ड्रन सेक्शन में ले आए थे, जो वहां से काफी दूर था। तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती? हर वक्त झांसी की रानी बनना जरूरी है? मैं भरसक कोशिश कर रहा था कि सिचुएशन फ्रेंडली बनी रहे,
मगर तुमने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी सब कुछ बिगाड़ने में। अगर वो दोनों साथ थे तो हम दोनों भी तो साथ थे। कभी सोचा है अगर ये बात बाहर चली गई तो क्या होगा? स्पेशली तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा? मैंने रुआसा होते हुए कहा, वो मेरे हैरी को धोखा दे रही है, मैं कैसे चुप रहती? तुम और तुम्हारा वो क्रश, आई डोंट केयर वो क्या कर रही है उसके साथ, मुझे तुम्हारी फिक्र है अनाया। तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं है मिस्टर घोष कितने खतरनाक इंसान है। और फिर तुम तो उनके मुंह पर उन्हें धमकी देकर आई हो। अब अपनी मैरिड लाइफ को सिक्योर करने के लिए न जाने वो आदमी तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करेगा। आखिरी लाइन कहते कहते उनकी आवाज भारी हो गई थी। मैं हैरानी से उनको देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे केमिस्ट्री सर ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। दूसरी हैरान करने वाली बात यह कि इस जल्लाद को मेरी फिक्र हो रही थी। मगर वो क्लास में कितने अच्छे से पेश आते हैं हम सबके साथ, इतने फनी तरीके से हर चैप्टर समझाते हैं, वो इतने बुरे भी नहीं हैं। अमर सर ने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ते हुए समझाया, अनाया इतनी भोली क्यों हो तुम? जरूरी नहीं हर इंसान वैसा ही हो जैसा वो दुनिया के सामने खुद को दिखाता है। और मिस्टर घोष वैसे तो बिल्कुल नहीं है जैसा तुम उन्हें समझती हो। बी केयरफुल, ओके? मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। तभी अमर सर का फोन वाइब्रेट होने लगा। वो फोन लेकर साइड में चले गए। 2 मिनट के बाद वो वापस लौटे और बोले, तनु को अभी यहाँ से निकलना होगा, 1 घंटे के अंदर उसका एक फोटोशूट है, मुझे उसे ड्रॉप करना है। कहते हुए उन्होंने फिर से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, मगर इससे पहले कि वापस वो मुझे पकड़कर यहाँ वहाँ घसीटना शुरू करते, मैं झट से पीछे हट गई। अमर हैरानी से, व्हाट? मुझे शॉपिंग करनी है, प्लीज। अब भी कुछ खरीदना बाकी है? मुझे डायनासोर चाहिए। सर ने मुझे घूर कर देखा और चिढ़ते हुए बोले, जो खरीदना है खरीद लो। और मेरे साथ ही मॉल में घुस गए। रात के 8:30 बज चुके थे। मॉल अब बंद होने वाला था। मेरे हाथ में इस वक्त 5 शॉपिंग बैग थे जो मुझसे संभाले नहीं संभल रहे थे। मैं बिल्डिंग के बाहर खड़ी अपने सो कॉल्ड मंगेतर का इंतजार कर रही थी, इस उम्मीद में कि शायद अभी वो मेरे पीछे से निकल कर आएंगे और इन भारी भरकम बैग्स को उठाने में मेरी कुछ मदद करेंगे। मगर मैं शायद कुछ देर के लिए भूल गई थी कि उस जल्लाद से ऐसी कोई भी उम्मीद करना बेमानी है। सो 10 मिनट इंतजार करने के बाद मैं अकेली ही पार्किंग की तरफ बढ़ गई। हो सकता है वो थककर कार में बैठे आराम फरमा रहे हो। मुझे हैरानी हो रही थी, उन्होंने मुझे अकेला कैसे छोड़ दिया? रास्ता बिल्कुल सुनसान लग रहा था और फिर ये बिल्कुल नई जगह थी। आखिर में जिसका मुझे डर था वही हुआ। मैं वो जगह भूल चुकी थी जहां हमने गाड़ी पार्क की थी। अब मुझे पूरी तरह डर लगने लगा था। मुझे पापा की याद आने लगी। मेरे इस रास्ता भूलने की आदत की वजह से ही वो मुझे कभी जानी पहचानी जगह पर भी अकेला नहीं छोड़ते थे। और उस जल्लाद ने मुझे घर से मीलों दूर इस अनजान जगह पर अकेला छोड़ दिया था। मैं बहुत कोशिश करके आगे बढ़ने लगी, मगर अब तक डर इस कदर मुझ पर हावी होने लगा था कि मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मिस अनाया पारेख। अपना नाम सुनकर मैं चौंक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। गहरे अंधेरे में से निकलकर एक आदमी मेरे सामने चला आ रहा था। जैसे ही मुझे उसका चेहरा दिखा, मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि शायद 2 फीट दूर खड़े इंसान को भी उसकी आवाज सुनाई दे जाती। मिस्टर घोष। मैं घबराकर पीछे हटने लगी, मगर वो नहीं रुके। सच्चाई की जीती जागती मिसाल किसी के साथ बुरा होते नहीं देख सकती हैं आप, है ना? मैं पीछे हटते हटते किसी चीज से टकरा कर रुक गई। मैंने हड़बड़ाहट में मुड़कर देखा। मैं मिस्टर घोष की ही कार के बोनट से टकराई थी। अंदर बैठी साक्षी के चेहरे पर जहरीली सी मुस्कान थी। मुझे अपनी ओर देखता पाकर उसने अपनी एक आंख दबा दी और हंसने लगी। मैं झटके से सामने मुड़ी, लेकिन तब तक मिस्टर घोष बिल्कुल मेरे सिर पर आ खड़े हुए थे। आज अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो? उप्स, आसपास तो कोई देखने वाला भी नहीं है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। I promise and I'm extremely sorry सर कि मैंने आपसे वो सब कुछ कहा। प्लीज जाने दीजिए मुझे।
तुम्हें अमर की बात सुननी चाहिए थी। मेरी हालत खराब हो रही थी और मुझे ऐसे देख साक्षी को बहुत खुशी हो रही थी। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, प्लीज प्लीज किसी को तो भेजो मेरी हेल्प के लिए। मिस्टर घोष ने मेरे चेहरे पर आ रहे बालों को पकड़कर कान के पीछे टक करते हुए प्यार से कहा, ट्राई टू बी अ नाइस गर्ल मिस पारेख। अगर आपने किसी के भी सामने अपना मुंह खोला। क्या हो रहा है यहाँ? सब ठीक तो है? अचानक अंधेरे में से एक आवाज आई। मिस्टर घोष हड़बड़ा कर एक कदम पीछे हट गए। मेरी जान में जाना ही तभी एक लड़का हमारे सामने आ खड़ा हुआ।